ये सूत्र से तुम परिचित हो कि नहीं? अब C/100 किए थे इज इक्वल टू K माइनस 273/100 किए थे, ये 100 कैंसिल कर दिए। C इज इक्वल टू K माइनस 273। 3 को ठीक से लिखना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब ये है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस करना होगा। ठीक, और फिर यही घुमा करके अगर हम ऐसे कहें तो C प्लस 273 इज इक्वल टू K, मतलब कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड करना होगा। ये 273 डिग्री, ठीक है? तो ये सारा डिग्री याद है ना? यही ना बताए थे, ये वाला भी फॉर्मूला बताए थे और ये वाला फॉर्मूला बताए थे। इसी से संबंधित तुम्हारे बुक में पेज नंबर 9 में, पेज 9 में एक आध क्वेश्चन हम बना देते हैं। यहाँ पर कहता है कि आप इसको सेल्सियस में बदलिए। 300 केल्विन, 300 केल्विन को हमको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। नहीं तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा? ऊपर वाला, यानी C इज इक्वल टू K माइनस 273। C इज इक्वल टू 300 माइनस 273। C इज इक्वल टू 10, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? तो ये कि पहला पेज नंबर 9 का पहला का A है और ये दूसरा का A में क्या कहता है जरा देखो। अब तुम बनाओ, ये नहीं B है ना, कितना है? 573 केल्विन है। इसको सेल्सियस में बदल नहीं पाओगे इस प्रकार, बदल लीजिए। तो इसको तुम लोग उतारो, फिर हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तो तीनों गुण पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 9 था ना, थे उसका क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा? वाष्प है, जिसको हम लोग गैस कहेंगे। है? अरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या होता है? वाष्प बनना शुरू होता है। अब 250 तक अगर हम गर्म करते रहेंगे तब वो वाष्प बन करके उड़ना शुरू हो जाएगा ना। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या हो जाए? यहाँ से वाष्प बनना शुरू हो जाता है, वाष्प बनना आरंभ होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अभी इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो द्रव और गैस दोनों अवस्था का यह मिक्स रूप है। नहीं तो मुख्य रूप से तुम इसको द्रव ही कहो ना। हम लोग बर्तन को में पानी रख करके अगर गर्म करते हैं, जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है तब तक भाप नहीं बनता है। अनुमान लगाना उस बात को। वो पोजीशन जो होता है वो द्रव और गैस दोनों का होता है। बर्तन में या पात्र में वो द्रव में रहता है और वो उड़ करके जो ऊपर उठता रहता है वो गैस रहता है। ठीक है, तो द्रव और वाष्प यहाँ दोनों करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में होगा? नहीं तो ये होगा वाष्प यानी गैसीय अवस्था में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो होता है वो वाष्पित होना शुरू होता है, यानी गैस में बदलना शुरू होता है। ठीक है,
तो ये जो अवस्था है ना वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था होता है। कुछ ऐसे मात्रा रहता है उसका जो पात्र में रहता है, तब वो द्रव में रहता है, वो ऊपर वाष्प बन करके उड़ते रहता है। शुरू होता है यहाँ से, तो वाष्प और द्रव दोनों लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको बोला गया कि किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर इसलिए रहता है कि उसमें एक गुप्त ऊष्मा कार्य करता है। ठीक है, इसी गुप्त ऊष्मा की वजह से तुमको इसका परिभाषा हम पहले लिखाए थे, इसलिए इसको हम उधर वाला चीज को नहीं उठाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिणत करने की एक विधि को सुझाइए। वायुमंडलीय गैस को द्रव में, कहता है कि वायुमंडल में जल वाष्प के बूंदे होते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प के कण होते हैं। नहीं, इसको दिखाने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रयोग क्या है कि तुम्हारे घर में अगर फ्रीज होगा तो एक गिलास लेना, ठीक है, और गिलास में पूरा भर करके पानी में थोड़ा सा उसमें पानी भरना और फ्रीज में डाल देना, और तब तक उसको रखना जब तक वो पानी बर्फ ना बन जाए। ठीक है, अब बर्फ जब बन जाएगा गिलास में वो पानी का, नहीं तो फिर उसको फ्रीज से बाहर निकाल लेना और कपड़ा से बढ़िया से पोंछ करके उसको टेबल पर रख देना। थोड़े देर बाद तुम देखोगे क्या कि उस गिलास के चारों ओर जो है ना, बाहर की ओर से जल के बूंदे आकर के चिपक जाते हैं। वो जल के बूंदे कहाँ से आया, भीतर से बाहर नहीं गया, बल्कि जलवाष्प हमको वो प्राप्त हुआ वायुमंडल से। वायुमंडल में जो जल के बूंदे होते हैं ना, वो वहाँ जाकर के चिपकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तुमको बता दें कि जब वो बर्फ बना था, नहीं, तब उस समय उसका तापमान जो था वो 0 डिग्री से नीचे था, तभी बर्फ बना था। ठीक है, और वायुमंडलीय तापमान जो होगा वो 0 डिग्री से ऊपर होगा, यानी 15 डिग्री 25 डिग्री से ऊपर होगा। ठीक है, तो गिलास के अंदर का जो तापमान है, बर्फ का तापमान है, वो वायुमंडलीय तापमान से बहुत कम रहता है। तो चूंकि गिलास के चारों ओर वायुमंडल घिरे हुए हैं, है ना, तो वायुमंडल में जल की बूंद, जब वायुमंडल में वायु उससे जब टकरा रहा है, उससे जब संपर्क कर रहा है ना, तो उसके जल के बूंदे ठंडा हो जा रहा है, और ठंडा होकर के उस पात्र के बाहरी दीवार पर भी आकर के जम जाता है। तुम्हारे घर में या तुम लोग के यहाँ जो दुकान चलाता है, फ्रिज वगैरह जो रखा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बेचता है, उसके यहाँ तुम ये जरूर देखेगा, नीचे जब फ्रिज में थम्स अप रहता है एकदम पूरा ड्राई सूखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे उसको बाहर निकाल करके काउंटर पर रख देता है हम लोग के पास में, तो वो बाहरी साइड उसका भीग जाता है, तुम छू के देखना, नमी हो जाता है। वो इसलिए नमी हो जाता है कि वायुमंडलीय तापमान को पा करके वायुमंडल का जो जलवाष्प के कंदे हैं, जलवाष्प के जो बूंदे हैं, वो पानी में बदल करके, जल में बदल करके उस बोतल में बाहरी की ओर चिपक जाता है कि नहीं। ये नहीं समझना कि अंदर वाला रिस करके बाहर आया, बल्कि बाहर का वायुमंडल वाला से जलवाष्प वहाँ पर परिणत हुआ है, जल की बूंदों में परिणत हुआ है। ठीक है ना। और इसी में से तुमको एक और हम लिखा दिए हैं नीचे का कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, जब वायुमंडलीय दाब का ताप, वायुमंडलीय दाब यानी एटॉमिक प्रेशर का जो ताप होता है वो 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेयर होता है। अगर 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में जो भरा हुआ रहता है ना, वो देखना ठोस ही रहता है, लगता है ना ठोस जैसा देखने में, बाहर जैसे आता है वायुमंडलीय दाब पा करके वो पुनः द्रव में बदल जाता है।
गौर करना इस बात को। और जब ढक्कन खोलते हैं उसका तो उससे वाष्प निकलना शुरू होता है, और जो वाष्प निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडलीय ताप पा करके सीधे द्रव में परिणत हुए बिना वो गैस में बदल जाता है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से ड्राई आइस कौन है। ठीक है, तो ड्राई आइस तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे। ये ड्राई आइस याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। और वो बोतल में जो भरा हुआ रहता है, थम्स अप, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी जितने भी प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक्स है सब में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, और वाष्प ढक्कन खोलने के बाद निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह ड्राई आइस रहा तुम्हारा। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन नहीं कहता है क्वेश्चन में कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं या वाष्पीकरण क्या है। परिभाषा में तुमको लिखाए हैं कि क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक जिसको तुमको परिभाषा पहले लिखाए थे क्वथनांक वाला, क्वथनांक से कम तापमान पर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तब से उबलना शुरू हो जाता है ना। तो क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, अब यहाँ उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि समुद्र का जल वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है, बादल संघनित होता है। इसका ये मतलब नहीं समझ आना कि समुद्र के सतह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता होगा। आखिर तुम लोग ये सोच के रखो कि हम लोग जब कपड़ा को साफ करके जब फैलाते हैं धूप में, तो क्या उसको वहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं, कम तापमान मिलता है। और कम तापमान मिलने के बावजूद भी कपड़ा थोड़ी देर में सूख जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा तो कपड़ा जलना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। अगर सूर्य का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तब तो दुनिया का एक भी चीज़ नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो क्वथनांक ताप वही हुआ, तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वाला में अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि भाई कि जब गर्म दूध को हम लोग नहीं पी पाते हैं, गिलास में रखा हुआ है, तो उस दूध को हम लोग क्या करते हैं, कटोरी में ले लेते हैं जल्दी ठंडा होने के लिए। और उससे भी जल्दी अगर ठंडा तुम चाहते हो तो एक थरिया में रख दो, थाली जिसमें खाना खाते हो उसमें, और जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो वही क्वथनांक पॉइंट तुमको हम लिखाए हैं। कपड़ा जो सूखता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं सूखता है। ठीक है, या तो फिर जो बादल बनता है वो समुद्र का जल या नदी तालाब का जो पानी का जो है ना, वो वहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं बनता है वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से तुमको आगे दिखाए जा रहे हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, क्योंकि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये कारक जो तुमको बोर्ड पर लिखे हैं वो है कि सतहीय क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। अब एक एक करके जरा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सतहीय क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और सतहीय क्षेत्रफल को कम करने से वाष्पीकरण धीमा होता है। कैसे? हम तुमको अभी जो तुमको एग्जाम्पल लिए थे ना कि गर्म दूध को जब ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का पेंदी जो होता है वो आधार से उसका क्षेत्रफल कम रहता है ना पेंदी का। ठीक है, तो वो देरी से ठंडा होता है।
ठीक है। और वहीं अगर उसको एक कटोरी में रख देते हैं तो कटोरी का आधारीय क्षेत्रफल, सतह का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा गिलास से ज़्यादा बड़ा रहता है, तो ज़्यादा बड़ा रहता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है कि नहीं। और फिर उससे भी जल्दी अगर ठंडा करना तो थैलिया में रखते हैं। इसलिए अक्सर पूछता है कि कप के अपेक्षा प्लेट से में चाय पीना आसान क्यों है। कप में तुमको चाय दे दिया, प्लेट में चाय दे दी, फिर प्लेट भी दे दिया, तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि कप वाला चाय को प्लेट में रखता है और प्लेट से उसको पीता है। ऐसा तुमने नहीं देखा होगा कहीं पर, ठीक है। तो वो इसीलिए करता है कि वाष्पीकरण जल्दी होता है। सतहीय क्षेत्रफल माने अगर सतही क्षेत्रफल को अगर बड़ा करेंगे तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, सतही क्षेत्रफल को कम करेंगे तो वाष्पीकरण धीमा होगा। कपड़ा तुम अगर साफ करके लाए हो और उसको निचोड़ करके बस ऐसे ही तुम धूप में रख दो, मान लो कि ऐसे ही रखे और ऐसे ही रख देंगे, तो वो जल्दी सूख जाएगा क्या? नहीं सूखे। क्यों? क्योंकि उसका सतहीय क्षेत्रफल कम है, इसलिए वाष्पीकरण जल्दी नहीं हो पाएगा, तो सूखेगा नहीं। तो क्या करते हैं कि कपड़ा को हम लोग बढ़िया से फैला करके उसको झाड़ करके तब हम लोग उसको क्या करते हैं, टांग देते हैं और तब जल्दी वो सूख जाता है। ऐसा नहीं होता है। या तो फिर साड़ी वगैरह जो है, मम्मी वगैरह जो साड़ी खींचती है उसको ऐसे ही टांग दो, ठीक है, बिना फैलाए हुए, तो जल्दी नहीं सूखेगा। और वही फैला के सुखा दे, अगर पसार देते तो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि सतही क्षेत्रफल बढ़ा तो वाष्पीकरण जल्दी हुआ, वाष्पीकरण जल्दी हुआ तो वो जल्दी सूखा, ठीक है। तो यहाँ अक्सर ये पूछता है कि कप के अपेक्षा प्लेट से चाय पीना आसान क्यों होता है। तो वाष्पीकरण की वजह से जल्दी वाष्पीकरण होता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। नहीं, तापमान में वृद्धि। अक्सर तुम एक बात गौर किया होगा कि ठंडे के दिनों में जब कपड़ा को हम लोग फैलाते हैं धूप में तो दिन भर धूप में रहता है, लास्ट में शाम के टाइम में हम छूने जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी थोड़ा उसमें नमी रहता है, पूरा सूखा नहीं है ना। लेकिन गर्मी के दिनों में हम लोग कपड़ा को जैसे ही घाट करके नहाने गए, नहा के जैसे आए तब तक पता चलता है कि गमछी सूख गया, गंजी सूख गया। अक्सर नदी तरफ जो लोग जाता है ना, मवेशी वगैरह को चराने वाला लोग ने, वो लोग क्या करता है, वो लोग एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के नहीं जाता है, वो लोग एक ही कपड़ा वहाँ क्या किया कि गमछी को पहले साफ कर लिया, उसको धूप में सूखने दे दिया, अपना जब तक नहाया धोया कंप्लीट हो गया नहा करके तब तक गमछी सूख गया। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडलीय तापमान ज़्यादा रहता है तो वाष्पीकरण जल्दी होता है, और ठंडे के दिनों में वायुमंडलीय तापमान कम रहता है तो वाष्पीकरण कम होता है। ऐसा तुम लोग देखा कि नहीं देखा, सो बताओ हमको। दिन भर दिन हम लोग जैकेट को धूप में सुखा करके उसको रखते हैं, तभी शाम को पता चलता है कि इस जगह पर अभी भी गीला ही रह गया। सच बात है या नहीं? और जबकि मोटा बेडशीट को हम लोग गर्मी के दिन में अगर साफ करते हैं और फैला देते हैं तुरंत सूख जाता है। तो यहाँ अंतर क्या हुआ? वायुमंडलीय तापमान के वृद्धि की वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय तापमान की कमी से वाष्पीकरण कम होता है। क्या ये सच बात है ना? यहाँ पर दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा है आर्द्रता में कमी। अब आर्द्रता मतलब क्या है कि सावन के महीना में बारिश जो होते रहता है तो वायुमंडल में आर्द्र बना रहता है, नमी जिसको बोलते हैं ना, तो उस समय भी कपड़ा देरी से सूखता है। लोग क्या करता है, अक्सर जब खेत से काम करके आता है शाम के टाइम में तो उसको, जिसके यहाँ लकड़ी से खाना बनता होगा, लकड़ी का चूल्हा जिसके यहाँ होगा, लकड़ी खाना बनाने के बाद लकड़ी को रख दिया, उसके ऊपर में फिर गमछी धर देता है, गंजी धर देता है ताकि वो सूख जाए। क्यों? क्योंकि अगर बाहर आंगन में या तो कहीं पर अगर रख देते हैं ना तो वो सूखता नहीं, क्योंकि वायुमंडलीय तापमान ये अलग परेशान है। क्योंकि जो नमी जो रहता है वायुमंडल में ना सावन के महीना में, उसके वजह से वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। अच्छा, रात के समय में कपड़ा साफ करके तुम फैला दो धूप थे ऊपर छत पर, कितना देर में सूख जाएगा? रात भर रख दोगे नहीं सूखेगा। और वही दिन के टाइम में अगर रख देते हैं तो वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में ज़्यादा आर्द्र रहता है, वायु तो थी, धूप तो रहता नहीं,
सूर्य नहीं रहता है तो नहीं रहता है, तो वायुमंडल जो होता है वो नमी युक्त हो जाता है, उसमें जलवाष्प की बूंदें ज़्यादा संग्रहित हो जाते हैं, तो रात में जल्दी नहीं सूखेगा, दिन में जल्दी सूखता है कि नहीं। ये हो गया वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब नदी उदी जाती है, लेडीज लोग कपड़ा साफ करने के लिए ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि कपड़ा साफ कर लिया और जब कम कपड़ा लेकर के गया है तो पहले उसी को दो आदमी उधर से साड़ी पकड़ ले, दो आदमी, एक आदमी इधर से और एक आदमी उधर से, उसको हवा दे रहा है, ऐसे से हवा दे रहा है, हवा देते 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 उसको सुखा देता है पूरा कपड़ा को। वायु अगर तेजी से चल रहा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, वायु धीमा चल रहा है तो वाष्पीकरण कम होता है। सो हम लोग भी ऐसा करके रखे थे। और अक्सर तुम देखो ना, ट्रक का ड्राइवर लोग बाहर में खिड़की के तरफ से एक निकाल देता है लकड़ी या तो कोई चीज़ रहता है, उसमें कपड़ा देता है, गंजी उंजी देता है, टांग देता है, गाड़ी चलते जा रहा है और गंजी सूखते जा रहा है। हम देखें ऐसा, तुम लोग शायद नहीं देखा होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसमें हवा का गति मिल रहा है, तेज हवा मिल रहा है, तो तेज हवा मिल रहा है तो वाष्पीकरण जल्दी हो जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? सो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में से आगे की वायु की गति में वृद्धि, मतलब तेजी से अगर हवा बह रहा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और अगर धीमा धीमा हवा बह रहा है तो वाष्पीकरण कम होगा। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से कंप्लीट हो गया, और कोई पॉइंट नहीं बचा है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ठंडे के दिनों में ऊनी कपड़े क्यों पहनने चाहिए? बरसात के दिनों में रेनकोट क्यों पहनने चाहिए? हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं ना, वो अलग अलग हैं, और अलग अलग ऋतुओं से बचने के लिए हम लोग के लिए उसी प्रकार का कपड़ा भी उपलब्ध है या नहीं? ठंडे में तुम क्या टी शर्ट पहन करके तुम निकल जाओगे बाहर रात के समय में, हिला देगा क्या? गर्मियों में कपड़ा सूती का होना चाहिए। क्यों? अक्सर गर्मी के दिनों में पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी के दिनों में पसीना ज़्यादा आने की वजह से हमारे शरीर का बाहरी भाग नमी युक्त हो जाता है, पूरा पसीना आ जाता है ना बॉडी में, और उस समय हमारे आसपास, क्योंकि सूती कपड़ा जो पहने हुए रहते हैं, तो सूती कपड़ा में जल को अवशोषित करने का क्षमता ज़्यादा होता है। गंजी जो पहनते हैं वो सूती का ही रहता है नहीं, और सूती कपड़ा ही चॉइस करते हैं लेने के लिए। तो सूती कपड़ा जल को अवशोषित करता है, और गर्मी के दिनों में ये जलवाष्प बाहरी वायुमंडलीय तापमान से संपर्क करके ये जल की बूंदें यानी पसीना वाष्पीकृत हो जाता है, और शीघ्र ही वो उड़ जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है, तो फिर हमारे शरीर के अंदर ठंडक महसूस कराता है। हम वही चीज़ दिखाए हैं कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, हमारे शरीर के आसपास से ऊष्मा प्राप्त कर पसीना वाष्प में बदल जाता है। हमारे शरीर के आसपास जो ऊष्मा रहता है वो क्या करता है कि पसीना को वाष्प में बदल देता है, जिससे हमारे शरीर को शीतलता का अनुभव होता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित हो जाता है। किसमें? सूती कपड़ा में। और अवशोषित होकर के वो थोड़ा सा वायुमंडलीय तापमान में आकर के, वायुमंडलीय तापमान पा करके आसानी से वो वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्प में बदल जाता है, और फिर हमको आरामदेह महसूस होता है। यही वजह है ना। बस।